अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत 3 सीज़ पर चल रही है। आप हैरान होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 3 सी हैं अंग्रेजी वाले, ये है क्रिएट, कंफ्यूज और फिर क्लेम द क्रेडिट। पहले वो मसला क्रिएट करती है नाज़रीन, फिर कंफ्यूजन पैदा करती है और फिर मसला हल नहीं होता तो इसके बावजूद भी इसका क्रेडिट ले लेती है। कालम तहरीक लब्बैक के साथ तनाज़े में भी शुरू से आखिर तक इन्हीं 3 सीज़ से काम लिया गया नाज़रीन। पहले तहरीक के साथ एक ऐसा मुआहदा किया गया जो हुकूमत पूरा करने का इरादा नहीं रखती थी या पूरा कर नहीं सकती थी, तो फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया और मुमकिना एहतजाज की तैयारी वो भी नहीं की गई। जब मुल्क भर की अहम शाहराहें ब्लॉक हो गईं और रियासती एहलकार भी हमलों की जद में आए तो तहरीक को कलअदम करार दे दिया गया, गिरफ्तारियां की गई, मुकदमात दर्ज किए गए। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ्रांस का सफीर नहीं निकाल सकते, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। फिर इससे अगले ही दिन सफीर को निकालने पर बहस की करारदाद पेश कर दी गई। उस करारदाद में कहा गया कि कोई गिरोह बैनुल-अक़वामी मामलात पर दबाव नहीं डाल सकता। साथ ही ये भी कहा गया कि करारदाद की मंजूरी एक कालअदम तहरीक लब्बैक से ली गई है और नुक्ता नजर तब्दील किए बगैर ही ऐवान में पेश किया गया, यानी कोई तब्दीली किए बगैर उसको ऐवान में जू का तू पेश कर दिया गया। पहले कहा गया कि तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जा रहा है, फिर कहा गया सबको रिहा नहीं किया जा रहा, और आज वज़ीर दाखिला ये भी कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ अपील कर सकती है। भी तैयारी थी, हमने नहीं हिकमत अमली बनाई हुई थी, उन्होंने बनाई हुई थी, वो वेल प्रिपेयर थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। TLP का जो मकसद है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वही मेरा मकसद है, सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। ये ईवान इस बात का भी मुतालबा करता है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामला रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। ये वो करारदाद है जब TLP ने उसको एग्री किया है उन दोस्तों ने, तो बगैर किसी नुक्ते ज़्यादती या कमी के यहाँ पे ये लेके आए हैं ये प्राइवेट मेंबर। तो इसमें हम हुकूमत तो किसी चीज़ में हम दावेदार नहीं इसको चेंज करना या कुछ भी, ये तो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के तौर पे आई है। हमने जो उनको कालअदम करार दिया है, उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को। यही सब कुछ चीनी बहरान में भी हुआ। अब आवाम सस्ती चीनी लेने के लिए रोजे की हालत में कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर हुकूमत की सरजनिश भी की और कहा है कि हुकूमत ने 15-15 रुपए के लिए अवाम को भिखारी बना दिया। इस बहरान को हल करने के लिए भी 3 सीज़ से काम लिया गया। चीनी 55 रुपए किलो मिल रही थी, बढ़ते बढ़ते 70 रुपए किलो मिलने लगी। हुकूमत ने कहा चीनी तो माफियाज महंगी कर रही है, तहकीकात करेंगे, हम नोटिस लेंगे, कमीशन बना दिया। जब तक कमीशन रिपोर्ट आई, चीनी की कीमत 110 रुपए किलो तक पहुंच चुकी थी। फिर हुकूमत ने फुर्तियां दिखाई, चीनी दरामद की गई, कंट्रोल रेट पर तकसीम की गई और जब 55 रुपए किलो वाली चीनी 81 रुपए किलो में बिकने लगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करके कहा वेरी गुड, शाबाश, अपनी टीम को शाबाश दी। हुकूमत ये क्रेडिट लेती रही कि चीनी महंगी मिल रही थी, तो क्या हुआ, हमने तहकीकात तो किए ना, और अब आवाम को 85 रुपए किलो मिलने वाली चीनी लेने के लिए रमजान बाजारों में इस गर्मी में कतारों में खड़ा होना पड़ता है। लोगों ने जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेडीज धूप में खड़ी हैं, इधर बंदे खड़े हैं धूप में। 4000 का ये सामान लिया है तो उसके ऊपर एक पैकेट दिया ना 2 किलो का। जब एक बंदा वहाँ पे अंदर जा रहा है, ठीक है, इतनी लाइन में लग रहा है, इतनी पेन काट रहा है, उसके बाद आपको सिर्फ 2 किलो चीनी दे रहे हैं। गंदुम बहरान भी पहले क्रिएट किया गया, फिर आवाम को कंफ्यूज किया गया और फिर क्रेडिट ले लिया गया। जब गंदुम एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त एक्सपोर्ट कर दी गई और बाद में दोबारा इंपोर्ट करना पड़ी महंगे दामों। कभी कहा गया कि बारिशें ही गलत वक्त पर हो गई थी, कभी कहा गया डिमांड बढ़ गई है, कभी वजीर फूड सिक्योरिटी ने असेंबली में खड़े होकर हैरानी का इजहार किया कि गंदुम आई तो थी, पता नहीं कहां गई। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि 2019 में 20 किलो आटे का जो थैला 808 रुपए में मिलता था, आज 1093 रुपए। जो गंदम पाकिस्तान में थी उसके अंदर खसारा आ गया, एक तो बारिशें गलत टाइम पे हो गई, इसमें मुलव्वस होगा, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। आटा ये जो महंगा हुआ है, ये मैं इसमें
हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ। पंजाब के अंदर किसी किस्म का कोई गंदम का बहरान नहीं है। शहर में बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए? मेरे ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। जो हमें असेसमेंट्स दी गई वो गलत दी गई फूड सिक्योरिटी की तरफ से, और फिर जो हमने इम्पोर्ट की वो थोड़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से कीमत ऊपर चली गई। अब ये गंदम गई कहाँ है? बिजली महंगी होने पर भी 3 सीज ही नजर आए नाजरीन। BBC के मुताबिक तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ का बिल 3060 रुपए बनता था। अब 3645 रुपए बनता है। यानी एक बिल्कुल आम सारिफ बेचारा एक कमरे की कुटिया में रहने वाला बिजली का माहाना बिल 550 रुपए बढ़ा कर देता है। इसके अलावा बिजली के बिल पर सरचार्ज लगाने के लिए ऑर्डिनेंस भी मंजूर किया गया। पहले हुकूमत कहती रही गर्दिशी कर्जा खत्म कर देगी, लेकिन वो बढ़ाकर 2300 अरब रुपए तक ले गई। और वजीर मनसूबाबंदी से पूछा गया कि गर्दिशी कर्जा खत्म करने का दावा किस बुनियाद पर किया था, तो वो जवाब में हंस पड़े। फिर वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1.5 साल तक तो इन्हें असल अदाद-ओ-शुमार का पता ही नहीं चला, लेकिन क्रेडिट इस बात का लिया जा रहा है कि बिजली की कीमत 2 रुपए 18 पैसे बढ़ानी थी, तो हम पूरे 33 पैसे का रिलीफ दिया गया है। रब मेरे ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2020 तक इंशाअल्लाह ताला गर्दिशी कर्जों का बहाव 0 हम लोग करके देंगे। ये उमर अयूब से पूछना पड़ेगा कि किस संस्थान ने उनको ये बताया था। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तकरीबन 2 रुपए 61 पैसे फी यूनिट बनता। उसके बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ 23 पैसे का बिजली के निर्खों में उस वक्त इजाफा किया। महंगाई की मजबूरी शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 18.89% पर है। जब महंगाई हो गई तो इस पर कंफ्यूजन पैदा की जाती है। कभी कहा जाता है कि मीडिया महंगाई से मुतालिक सवाल क्यों करता है, कभी कहा जाता है डॉलर महंगा होने से महंगाई होती है। जब डॉलर की कीमत कम होती है तो फिर महंगाई का जवाज बनाकर वजीर खजाना फारिग कर दिया जाता है। महंगाई फिर भी कम नहीं होती है, लेकिन क्रेडिट इस बात का लिया जाता है कि वजीर आजम को महंगाई की फिक्र तो बहुत। जब रुपया गिरता तो चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती है। वो माइक पकड़ के पहुंचते जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। ये प्लान करके हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर सबसे ज्यादा वक्त सर्फ होता है तो वो महंगाई को नीचे लाने की जो कोशिशें हैं उसके ऊपर सर्फ होता है। PIA बहरान भी पहले क्रिएट किया गया, फिर इस मामले पर कंफ्यूजन पैदा की गई और क्रेडिट फिर ले लिया गया। मई 2020 में तैयारा हादसे के बाद वजीर हवाबाजी ने ऐलान कर दिया कि 262 पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। फिर कहा जाली नहीं, ये मशकूक है। फिर पता चला कि 262 में से 180 पायलट्स क्लियर हैं। फिर वजीर हवाबाजी ने कहा उर्दू में जाली कहें या फिर अंग्रेजी में सस्पिशियस, बात तो एक ही है ना। लेकिन इस जल्दबाजी का नुकसान कौमी एयरलाइन को हुआ और बहुत ज्यादा हुआ। कई ममालिक में पाबंदी का शिकार हुई PIA, लेकिन वजीर आजम क्रेडिट लेते रहे कि रिपोर्ट पब्लिक ना की जाती तो लोगों की जानों को खतरा होता। बाद में वजीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि जाली लाइसेंस के मामले में जो फुर्ती की गई वो गलती थी। 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। सोचे मैं कहते PI की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानों खतरे में। अद्वियात की कीमतें 400% तक बढ़ गई तो आमिर क़यानी को वजीर सेहत के ओहदे से बरतरफ किया गया और इस बात का क्रेडिट लिया गया। फिर गुज़िश्ता साल सितंबर में दवाओं की कीमत एक बार फिर 262% तक बढ़ाई गई तो कहा गया कि जनाब दवाएं इसलिए महंगी की गई हैं ताकि लोगों को मिल सके। फिर कहा गया नुक्ता नजर का फर्क है, असल में तो अद्वियात सस्ती हुई। मेडिसिन के हवाले से आपने बात की, देखिए अगर गवर्नमेंट सेंसिटाइज ना होती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिल में अवाम का दर्द और एहसास ना होता, अपने करीबी तरीन साथी को थोड़ी सी इंक्रीज अवेलेबल रहेगी, ज्यादा इंक्रीज जब वो बाजार से खरीदेगा स्मगल हुई नहीं होगी और कोई अंदाजा नहीं कि वो कहाँ से आई है, उसका क्या है। अगर आप इसको देखने का तरीका अगर आप देखें इसको तो ऐसे है कि ये इसकी कीमत कम हो गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर बहरान भी पहले क्रिएट किया गया। हुकूमत ने तरीक़ाकार और ज़ाब्तों की पाबंदी ही नहीं की। ज़ाब्ता कहता है कि पहले काबीना समरी भेजे, फिर वज़ीर आज़म सदर को तजवीज़ भेजें और सदर मंजूरी दें। लेकिन वज़ीर आज़म ने पहले तजवीज़ भेजकर सदर से मंजूरी ली, उसके बाद काबीना का इजलास बुलाया गया। अदालत ने इस बेज़ाब्तगी की निशानदही की तो हुकूमत ने पुराना नोटिफिकेशन मनसूख करके नया जारी कर दिया।
लेकिन यहाँ भी हुकूमत की गलती थी। जिस आर्मी रूल में तरमीम की गई वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लागू ही नहीं होता। हुकूमत ने समरी और एडवाइजरी आर्मी चीफ की तैनाती की भेजी और नोटिफिकेशन तौसी का जारी कर दिया, यानी गलतियों पर गलती। तौर पर पास हो गया, सारी कौम को मुबारक हो। ये तमाम मिसालें वाजे करती हैं कि बहरान पैदा भी तहरीक साफ करती है, फिर कंफ्यूजन भी पैदा करती है और बहरान हल किए बगैर इसका क्रेडिट भी ले लेती है। ऐसा क्यों करती है? जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर एजाज चौधरी साहब। चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल मेरा यही है, जो मेरा पूरा इंट्रो पड़ा यही मेरा सवाल है सर। ऐसा क्यों करते हैं सर आप? आपको मालूम था कि ये मामला खराब हो जाएगा, गिरफ्तारी आपने कर ली, गिरफ्तारी की तैयारी आपके पास नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं साद रिजवी की। उससे पहले अगर आपने मुआहदा किया था तो वो मुआहदा पूरा करते, और अगर आपने मुआहदा भी पूरा करना था और आपने लोग भी जो है वो जानों से गए और फिर एक दंगा फसाद भी हुआ और आखिर में आपने वही किया जो पहले करना था, तो फिर वो पहले क्यों नहीं कर लिया जनाब? जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं आपको थोड़ा सा तफसील से अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर बेनज़ीर साहिबा उस वक्त वज़ीर आज़म थी। मौलाना सूफ़ी मोहम्मद से इसी तरह का एक गिरोह था, उनसे मुआहदा हुआ। फिर पैट से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से मुआहदा हुआ। कभी आपने उसकी बाज़गश्त सुनी है? मसला परसिस्ट करता रहा। उसके बाद 2017 में एक मुआहदा PMLN की हुकूमत ने किया। 20 रोज़ तक उन्होंने सीज रखा इस्लामाबाद को, और फिर एक मुआहदा हुआ, लिफाफे भी तकसीम हुए, तो उसको किसी ने सीरियस लिया? बाद में उसका कोई फॉलोअप हुआ? नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने जब मुआहदा किया तो उस वक्त खदशा था कि खून खराबा होगा और बहुत मामला बिगड़ जाएगा। हमने एक मुआहदा किया और उस मुआहदे की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। आप उसमें कमजोरियां निकाल सकते हैं, सबको हक हासिल है। हमने सिचुएशन को संभालने के लिए कहा कि 20 अप्रैल था कि ये पॉइंट हम पार्लियामेंट के अंदर ले जाएंगे कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। 20 तारीख अभी नहीं आई थी, उससे 8 रोज़ पहले हमारे एजेंसीज के ज़रिए और पूरा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, मालूम हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में जमा होने जा रहे हैं। यानी हमसे कुछ बात कर रहे थे और अपनी तैयारी और कार्रवाई वो जारी किए हुए थे। चुनाचे हुकूमत ने एप्रीहेंड किया, हमने सामने से फेस किया और गिरफ्तारी अमल में आई। आप कहेंगे जी ये तो हमें नहीं पता। ये तो तब होता ना अगर आप मुआहदा पूरा ना करते, आप मुआहदा पूरा कर देते तो ये लोग अगर जमा हो भी जाते तो ये कुछ ना करते, वापस लौट जाते। मैं क्योंकि हुआ तो फिर भी वही, आप हम तो मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। ये नहीं, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं हुआ, वो कतई तौर पे नहीं हुआ कि जितनी बड़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 2017 में 20 रोज तक नहीं उठा सके थे, 10 लाशें गिरी थी, इसलिए हमने उसको एप्रीहेंड किया। 3:35 पर असद रिजवी साहब गिरफ्तार हुए। 5 बजे पूरे मुल्क के 22 मकामात रास्ते बंद कर दिए गए। ये तो हुकूमत को पता था क्या होने जा रहा है 8 रोज के बाद, इसलिए हमने हिफ्ज़े मा तक़द्दुम हमने ये सारे इक़दामात किए और खुदा न खास्ता कम से कम खून रेजी हुई। वरना जब आप ये समझ लें कि लाखों लोग इस्लामाबाद के गिरदो नवा में 10 रोज के अंदर जमा हो जाते और फिर 20 तारीख आती तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि वहां क्या सूरत है। और दूसरा सवाल आपने किया कि आप सिचुएशन क्रिएट करते हैं और पीछे। अच्छा सर, मैं अर्ज करता हूं सर, देखिए मैं अर्ज करता हूं, मैं जो 3 सीज डिस्कस किया है सर, उसका दूसरा सीज डिस्कस कर रहा हूं, वो कंफ्यूजन लॉ एंड ऑर्डर, उसमें अर्ज लॉ एंड ऑर्डर कि तब तक अली भाई लॉ एंड ऑर्डर अमल कर चुके होते ना सर। मैं आपसे अर्ज करता हूं ना जी, मुआहदे पे अमल कर रहे होते अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया होता तो ठीक है। फिर आपने पूछा कि आपने सिचुएशन क्रिएट की और फिर आप बात करने चले जाए। आप मुझे बताएं, जब खून बह रहा हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? क्या हम उसी तरह स्टिफ नेक्ड रहते और जाके बात ना करते? हमने बात की, मामला तय किए, धरना खत्म हुआ, हम पार्लियामेंट में उस करारदाद को लेके आ जाए और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत ने ठीक है सामने से अब मसले का सामना किया और उसका हल तजवीज किया। इसलिए मैं समझती हूं ये आगे पॉइंट आ गया चौधरी साहब, इसी बात को आगे लेके बढ़ते हैं। अब करना क्या है सर? क्या इस तरह ऑपोजिशन ये आपसे पूछ रही है
खत भी लिखा है उसने कि आपने इस करारदाद को सिर्फ पेश करना मकसूद था या इसको आपने मनवाना भी है, ये करारदाद पास भी करवानी है, या सिर्फ पेश कर दिया आपका काम खत्म हो गया यहाँ पे? और सफीर का क्या करना है? सफीर निकालना है नहीं निकालना? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमने ये समझा, देखें आप भी सीने पे हाथ मार के कहेंगे कि नामूस रिसालत मेरे दिल के करीब तरीन है, मेरी जान भी कुर्बान है नामूस रिसालत पे। मैं भी कहता हूं, अभी आप 2-4 और सियासी जमातों और लोगों को बुला लें, वो भी यही, जब सब सीने पे हाथ मार के ये कहते हैं कि नामूस रिसालत पे जान भी कुर्बान है, और हम एक ऐसे नाजुक मसले को लेकर पार्लियामेंट में आ गए हैं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैसला साजी का फोरम है, तो वहां से पहलू तय क्यों की जा रही है? क्यों जी दाएं से आनी चाहिए थी करारदाद, बाएं से क्यों आ गई? नीचे से आनी चाहिए थी, ऊपर से क्यों आ गई? फलां यहाँ पे अंदर मौजूद है, फलां अंदर मौजूद। इस करारदाद का करना क्या है? कि अब ग्रो करना चाहिए सियासी जमातों को। आपको ये भी हम बता चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर की इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट आ चुकी है, और वो इसको वाज़े तौर पे हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वो वाज़े तौर पे कह चुके हैं। चूंकि हमने वादा किया हुआ तो था कि पार्लियामेंट में ले आएंगे, इसलिए हम उसे पार्लियामेंट में ले आए। मैं समझता हूं कि मुल्क की अब इसको पास भी करवाएंगे, बस बहस होगी इस पे, करेंगे क्या इसके साथ, और सफीर के साथ क्या करेंगे सर? देखें, मैं फर्ज करें मैं आप इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, इस पे बहस होगी, अपना अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे। और अगर पार्लियामेंट की गालिब अक्सरियत ये कह देती है कि सफीर को निकाल देंगे तो निकाल देंगे, और अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत ये कहती है कि ये काम हम नहीं कर सकते और ये पॉलिसी अपनाई है, वो क्या राह नहीं है, हक में देगी या खिलाफ? अपोजिशन का तो चलो उनकी मर्जी, वो जो मर्जी कहें, आप क्या कहेंगे सर? मैं आपको बता चुका हूं कि अली भाई, मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर जिस रोज शाम को कौम से खिताब किया, उसमें वाज़े तौर पे ये कहा कि हम फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट आप क्या समझेंगे? लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुल्क की दीगर सियासी जमातों को, ऑपोजिशन को एतमाद में लें, और वंस फॉर ऑल इस मसले को हम पार्लियामेंट के अंदर ला के तय कर लें। हम इसको अपनी राय को ओपन कर रहे हैं। वहां पर जो मुआहदा हमने किया था, देखिए मैं बहुत बड़ा हमदर्द हूं, और था जो तहरीक का मकसद है, यानी तहरीक लब्बैक का जो मकसद है, मैं उसका बहुत बड़ा हमदर्द और उनका साथी हूं और था। लेकिन जब आप ये देखें कि पानी सर से गुजर रहा है और मुल्क की सालबियत को उसके नतीजे में, जहां से बैठ के जो लॉन्चिंग पैड है आपका, वही उसी को नुकसान पहुंच जाए, तो फिर मैं ये कहता हूं कि इन 2.5 सालों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े फोरम के ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 2 मरतबा, OIC में 1 मरतबा, मुस्लिम सरबराह ने ममलिकत को एक खत लिखा और फेसबुक के CEO को लिखा कि भाई इससे ये तौहीन करना मकसूद क्यों है, कैसी है ये इज़हारे राय की आजादी। इसलिए मैं समझता हूं कि जितना इमरान खान ने खत्म नबूवत पे और नामूस रिसालत पे काम किया है, मुझे एक वज़ीर आज़म, एक सरबराह हुकूमत बता दीजिए। हम सब मुसलमान हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं कहता हूं इससे पिछले वालों के भी इश्क रसूल में कोई शक नहीं होना चाहिए, हम सब मुसलमान हैं और आशिक रसूल हैं। एक बात मुझे ये बताइए, क्या तरीके लब्बैक से फिर ये भी आपकी बात फाइनल हुई है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपका एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि जी सफीर को नहीं निकालना चाहिए, आप अपोजिशन को भी इस पर कायल करने की कोशिश करेंगे, ये करारदाद पास नहीं होती है, खिलाफ जाती है जो तरीके लब्बैक प्रपोज कर रही है, तो कहीं फिर वो सड़कों पर ना निकल आए, कहीं फिर वो बाहर ना आ जाए, क्या उनसे कोई वर्बल या रिटन गारंटी ली गई है इस सिलसिले में? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, उनसे जो रिटन गारंटी ये ली गई कि इस मसले को जो आप फरमा रहे हैं कि उसको निकाल दिया जाए पाकिस्तान से, हम इसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, जो पार्लियामेंट फैसला कर देगी उसके मुताबिक हम अमल दरामद कर लेंगे। तो ये कौम का इज्तिमाई ज़मीर कहां पे पोर्ट्रे होगा? किसी जलसे में, सड़क को बंद करके, किसी को डरा धमका के? नहीं, वो पार्लियामेंट का इज्तिमाई शऊर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही आता है, कौम का,
माफ कीजिएगा, कौम का इज्तिमाई शऊर पार्लियामेंट से रिफ्लेक्ट होता है। पार्लियामेंट आके बता देगी कि ये पाकिस्तान के हक में है, ये नामूस रिसालत के हक में है। जब तक आप पूरी मुस्लिम उम्मा को इस पॉइंट के ऊपर जमा नहीं कर लेते, जो कि इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत कर रही है, खतूत लिखे हैं हमने OIC के अंदर, इजलास के अंदर कहा, इमरान खान ने इन अल्फाज में कहा कि मेरा ख्वाब था कि एक वक्त आएगा कि मैं सरबराहान ममलिकत के सामने ये रखूंगा कि नामूस रिसालत और तौहीन रिसालत के ऊपर हमारा जो रद्द-ए-अमल है वो बिल्कुल कमजोर है। हमें मिलकर पूरी दुनिया को समझाना चाहिए कि हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है जब ये इस तरह की कोई इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कीमती वक्त का एक वक्फा यहां पर लेते हैं और वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ की हालत यह है कि खुद कानून के मुहाफिजों को निज़ामे इंसाफ पर यकीन नहीं है, एतबार नहीं है। क्या करते हैं पुलिस वाले जब उनका कोई अपना बेटी भाई मारा जाता है, तो मारने वाले के साथ क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ये आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ामे इंसाफ बेबस हो चुका है। कमजोर के लिए बेबस, ताकतवर के सामने बेबस, लाकानूनियत के सामने बेबस। इसी बेबसी की वजह से पुलिस भी निज़ामे इंसाफ पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इस निज़ाम से इंसाफ मांगने की कोशिश भी नहीं की जाती है। इसीलिए भी जब भी पुलिस को इंसाफ की जरूरत होती है, जब खुद पुलिस वाला इंसाफ का सवाली होता है, तो वो कानूनी रास्ते के बजाय पुलिस का अपना फौरी इंसाफ का निज़ाम हरकत में आता है और आमतौर पर ऐसे मुलजिम को पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाता है। 5 सालों में 2100 पुलिस मुकाबलों में 3300 से जायद जिंदगियां पुलिस मुकाबलों का शिकार हो चुकी हैं। गुज़िश्ता साल 200 से जायद पुलिस मुकाबलों में पंजाब में 121 लोग मारे जा चुके हैं और खास तौर पर ऐसे मुलजिमान जो पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस हों, उनकी पुलिस मुकाबले में हलाकत मामूल की बात है। गुजरावाला के गैंगस्टर आती लाहौरिये का इनकाउंटर भी पुलिस के इस फौरी इंसाफ की एक मिसाल नजर आता है। खौफ दहशत की अलामत उजरती कातिल और भत्ताखोर मुजरिम इश्तिहारी आतिफ भट्ट उर्फ आती लाहौरिया गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। आती लाहौरिया भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी की 70 के करीब संगीन वारदातों में मुलव्विस था, लेकिन इसकी मौत की असल वजह एक पुलिस अफसर का कत्ल बनी जो उसने मुबैना तौर पर 2011 में किया था। गिरफ्तारी के खौफ से 2015 में वो मुल्क से फरार हुआ, लेकिन 3 दिन पहले गुजरावाला पुलिस इसे पाकिस्तान लाने में कामयाब हुई थी और अगले ही दिन अलीपुर चट्टा के करीब आती लाहौरी को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। एक कत्ल के केस में जो है जिसमें 6 लोग जो है वो मर्डर हुए हैं, उसमें ये अक्यूज्ड है पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करने में, पुलिस अफसर को जो है वो शहीद करने में। तो मेरा कुछ ऐसा कोई खास जुर्म नहीं है। अगर मुझे किसी ने पैसा दिया तो वो मेरे पास आ जाए, अगर मैंने किसी से कुछ मुकाबला किया तो वो अफसर मुझे बता दे हाँ मेरे साथ तेरा मुकाबला। आती लाहौरिया पंजाब पुलिस से बचने के लिए 6 साल तक छुपता रहा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भागता रहा, लेकिन पुलिस ने इसका पीछा न छोड़ा। आमतौर पर पुलिस हर गैंगस्टर या मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इतनी कोशिश नहीं करती, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि पुलिस अपने पेटी भाई के कातिलों को छोड़ती भी नहीं, हत्ता कि उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानूनी चाराजोई तक की जहमत नहीं की जाती है। ऐसे ही एक मिसाल गुज़िश्ता माह भी सामने आई थी। 7 मार्च को रावलपिंडी के एक SHO इमरान अब्बास को 2 मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। SHO के कत्ल के सिर्फ 18 दिन के अंदर दोनों मुलजिमान पुलिस मुकाबलों में मारे गए थे। एक मुलजिम अमजद 13 मार्च को पुलिस मुकाबले में कत्ल हुआ, जबकि SHO कत्ल का दूसरा मरकजी मुलजिम जाहिद वो भी रावलपिंडी पुलिस के एनकाउंटर में अब तक पहुंचा। SHO थाना रेस कोर्स रावलपिंडी इमरान अब्बास कत्ल केस में नई पेशरफ, पुलिस का वारदात में मुलव्वस मरकजी मुलजिम चौधरी जाहिद को मुकाबले में हलाक करने का दावा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रात गए थाना वेस्टेज की हदूद में नाके पर मतलूब मुलजिम चौधरी जाहिद का पुलिस से सामना हुआ। रोकने पर मुलजिम ने फायर खोल दिया और जवाबी फायरिंग में मौके पर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिद ने अपने साथी से मिलकर पुलिस इंस्पेक्टर इमरान अब्बास को कत्ल किया था। एक मुलजिम शाहिद 2 हफ्ते पहले सिविल लाइन के इलाके में पुलिस मुकाबले में मारा गया था। इंस्पेक्टर इमरान अब्बास को थाना सिविल लाइन की हदूद में 7 मार्च को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस वक्त निशाना बनाया था जब वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। रवां बरस जनवरी में चूनिया में भी एक कांस्टेबल सगीर के कत्ल में मुलव्विस 2 डाकू अशफाक और गुलाम रसूल पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए थे। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों डाकू पुलिस की तहवील में थे और इस मुकाबले में
एक भी पुलिस वाला जख्मी तक नहीं हुआ था। गुज़िश्ता में भी 2 मुल्ज़िमान अशफाक और तनवीर की लाहौर पुलिस के साथ मुकाबले में हलाकत की खबर आई थी। इन दोनों मुल्ज़िमान पर भी पुलिस कांस्टेबल साजिद को रायवंड में नाके पर फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। रात गए एक और मुकाबला, जेरे हिरासत मुल्ज़िमान पुलिस की फायरिंग का निशाना बन गए। वाक़या काना में पेश आया। पुलिस का दावा है कि इशफाक और तनवीर नामी मुल्ज़िमान को उनके साथी अरसलान की गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा था कि उन्हीं के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर दोनों मुल्ज़िमान मारे गए, जबकि फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे जाने वाले मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार के कत्ल और डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस हैं। गुज़िश्ता साल मई के ही महीने में समेत सरगोधा में एक इश्तिहारी मुल्ज़िम राशिद उर्फ लोटा की भी पुलिस मुकाबले में हलाकत की खबर आई थी। मकतूल मुल्ज़िम पर मंशियात फरोशी के साथ साथ पुलिस एहलकार के कत्ल का भी इल्जाम था। 2 साल पहले जून में कराची में भी पुलिस ने 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। इस मुकाबले में मारे जाने वाले मुल्ज़िमान तलत महमूद उर्फ यूसुफ और उस्मान नूर पर कई पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्जाम थे। इस्फहानी रोड पर खास तौर पर एक MP5 छीनी गई थी ट्रैफिक के कांस्टेबल से। MP5 भी एक रिकवर हुई। इस ग्रुप का ताल्लुक जो है ये तहरीक तालिबान से था। सैफुल्लाह और मुफ्ती शाकिर के ग्रुप के साथ इनका ताल्लुक है। हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी दिनों से हम इनके पीछे थे कि वो लोग हैं जिन्होंने हमारे जवान कोरंगी में 3 शहीद किए थे और अबुल इस्फहानी रोड पर शहीद किए थे। इसके अलावा माजी में भी ये कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। ये तमाम वाक़यात सिर्फ एक झलक है इस तरह के पुलिस मुकाबलों की एक तवील फहरिस्त है, जिनमें पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को कानूनी पेचीदगियों में पड़े बगैर ही पुलिस इनकाउंटर्स में कत्ल करके निशाने इमरत बना दिया जाता है और मुल्ज़िमान और गैंगस्टर्स के दिलों पर दहशत डाली जाती है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों के कातलों का आखिरी सांस तक पीछा करती है। इन वाक़यात के अलावा भी पुलिस मुकाबलों में मुल्ज़िमान के मावराए अदालत कत्ल के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। हत्ता कि पुलिस के कई साबिक अफसरान भी एतराफ़ कर चुके हैं कि मुल्ज़िमान के मावराए कानून कत्ल के बाद ऐसे वाक़यात को पुलिस मुकाबलों का रंग दिया जाता। बात करते हैं इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है साबिक IG जनाब ताहिर आलम खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या वाकई ऐसा ही है सर जो बात मैंने अभी बताई है? तो तासुर पाया जाता है कि पुलिस वाला जब मरता है और पुलिस वाले को ही इंसाफ चाहिए होता है तो फिर वो इंसाफ के दरवाजे नहीं खटखटाता बल्कि अपनी अदालत खुद लगाता है। देखें, किसी भी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारों पर हाथ उठाना, पुलिस को अफसर को मार देना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा गया है। और हम चूंकि अमूमन ऐसा जो है उस वक्त होता है रात के अंधेरे में जब ये पता नहीं चल पाता कि मारने वाला कौन था। बाद में वो मारने वाले पकड़े जाते हैं, वो कन्फेस कर लेते हैं। तो उस सूरत में उनके खिलाफ ये एविडेंस लाना कि जिसने पुलिस वाले को कत्ल किया वो वाकई यही था, वो बहुत मुश्किल है। कोई विटनेस अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसी सूरतों में हमने देखा है कि पुलिस इनकाउंटर कर दिया जाता है। अगरचे ये गैर कानूनी है लेकिन ये भी हकीकत है कि ये तो वो बात है कि जिसमें सबूत नहीं मिलता, लेकिन जिसमें कुछ सबूत भी हो तब भी हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है उससे फ़ायदा उठाते हुए मुल्ज़िम बच जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हंगामों में पुलिस वालों के शहीद हो जाने का ताल्लुक है, जिस तरह लोग उसे तशद्दुद करके मारते हैं या अब जख्मी कर देते हैं, अगवा कर देते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं, मैंने नहीं देखा कि आज तक हंगामों में पुलिस वाले को मारने या जख्मी या अगवा करने वाला कोई, चाहे वो सियासी पार्टी के लोग हों चाहे वो किसी मजहबी पार्टी के लोग हों, उन्हें सज़ा मिली हो। अमूमन वो बच जाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा ही है कि इसमें उनको सज़ा देना, एक तो वो हंगामे की कैफियत होती है, सैकड़ों हज़ारों लोग मिलके एक एक्ट कर रहे होते हैं और उसमें स्पेशली ढूंढना कि कौन से ऐसे लोग थे वो खासा मुश्किल होता है। तो और अगर पता भी चल जाए, नामजद भी कर दिए जाए तो फिर भी बच जाते हैं। आप देख सकते हैं चाहे वो 2014 का सियासी धरना हो, चाहे 2017 में जब मौलाना खादिम रिजवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे फैज़ाबाद में और बेशुमार वाक़यात हुए थे पुलिस वालों पर हमले के, अगवा के, उनमें आज तक किसी भी मुकदमे में कोई भी किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिल सकी। और उसमें फिर ये लोग पेश भी नहीं होते अदालतों में। और फिर सिस्टम ऐसा है कि जब किसी मुकदमे में बड़ा लीडर हो या किसी जमात के मुतहर्रिक और एक्टिव और बड़े बासर लोग हों तो फिर पुलिस उन्हें पकड़ के भी नहीं लाती, क्योंकि पकड़ा जाए तो फिर हुकूमत खुद ही छुड़ा देती है। और
अमूमन जो ये छुड़ाने की बात है या छोड़ देने की बात है, तो मैंने अपनी सर्विस में देखा है कि बड़ी कोशिश करके हमने लोगों को पकड़ा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जब इस किस्म के हंगामे होते हैं, एक तो ये है कि आप मार पिटाई करें, उन पर उनको फोर्स यूज करें, उन पर लाठी चार्ज करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो, मुनज़्ज़म हो कि उनको गिरफ्तार कर लें। और ये एक मौसर टूल होता है गिरफ्तारी, जिससे कि ये जो मजमा है उसकी हौसला शिकनी होती है और वो डिस्पर्स हो जाता है। आप जो बात कर रहे हैं ये एक प्रैक्टिस है जो कि जारी है बहुत अरसे से। इसका मतलब यही है कि जो फिर प्रैक्टिस जारी है वो ठीक है, यानी जो मार दिया जाता है वही ठीक है, ये आप प्रपोज कर रहे हैं सर? क्योंकि जुडिशल सिस्टम से पर पुलिस को एतबार नहीं है, जुडिशल सिस्टम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये लोग छूट भी जाते हैं। नहीं, आपने मुझसे पूछा था कि ये पुलिस मुकाबलों में जो पुलिस वाले मारे जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है तो और फेक इनकाउंटर किए जाते हैं, तो फिर ईमानदारी का तकाजा था कि मैं आपसे सच्ची बात करता। तो जो आपने मुझसे प्रैक्टिस पूछी थी उसके मुतालिक मैंने बताया आपको, लेकिन हकीकतन जो दिल की आवाज़ है वो तो यही है कि हमारा जो है पूरा का पूरा जुडिशल सिस्टम, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम, जिसमें पुलिस जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है वो भी दुरुस्त हो, इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पर हो, मुलजमों के खिलाफ प्रॉपर सबूत इकट्ठे किए जाएं, फिर उन्हें अदालत में बर वक्त उनके चलान सबमिट किए जाएं, अदालत में प्रोसिक्यूशन ठीक हो, फिर अदालतें ठीक हों, अदालतों में जो डिले करने का रवाज है मुकदमात में, जो वकीलों का तर्ज अमल है वकला हजरात का कि वो अपने क्लाइंट को हर तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, वो कोर्ट के असिस्टेंट नहीं होते बल्कि अपने जो क्लाइंट है उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो क्लाइंट सच्चा है झूठा है उसका साथ दें। तो वो वकला जो हैं उनका दुरुस्त होना ज़रूरी है, और फिर जो जेल का सिस्टम है उसे दुरुस्त होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ यही ग्रुप जिन्होंने ये हंगामे अभी किए हैं, बहुत से पुलिस वालों को 800 के करीब पुलिस वालों को जख्मी किया, अगवा किया, शहीद किया, इससे पहले आज का तो नहीं है, 2016-17 से हैं। अगर इनके लोगों को उस वक्त हम सजा देने में कामयाब हो जाते, जिन्होंने ये वाक़यात किए थे उनको कानून के दायरा कार के अंदर ला के सजा दे दी जाती, तो शायद इतना हौसला ना होता कि आज हम देखते हैं कि 800 लोगों को जख्मी किया गया, और फिर जख्मी भी शदीद जख्मी, सरों पर वार किए गए, किसी ने नहीं सोचा कि चलें सर की एक और परसेप्शन है वो ये था। अब मैं यहाँ पे एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ सर। आम आदमी ये सोचता है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कमजोर होती है, जिसकी वजह से अक्सर खतरनाक मुजरिम, अक्सर ऐसे लोग जो आदी मुजरिम होते हैं वो छूट जाते हैं। जब पुलिस वाला कोई अपना मारा जाता है, अपना कोई कॉलीग मारा जाता है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन ऐसी ही नाकिस होती है। हालांकि गुमान किया जाता है कि अपने किसी पेटी भाई की इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही हो उसके कत्ल की, तो इन्वेस्टिगेशन फेयर करेगी पुलिस, उनका डिपार्टमेंट पूरा साथ देगा, लेकिन क्या वहां पर भी ऐसी गफलत बरती जाती? किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि जब मुल्ज़िम पकड़ लिया जाता है तो फिर खास तौर पर उसके खिलाफ एविडेंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर बताना चाहते हैं अपने नाज़रीन को। कोयटा में सरीना चौक धमाका हुआ है, वहां पर इमदादी टीमें पहुंच रही हैं। धमाका हुआ है सरीना चौक का। आपको बता दें चंद साल पहले भी यही इलाका कोयटा का सरीना चौक था जहां पर धमाका हो चुका है। यह है जरगून रोड सरीना चौक, जहां पर धमाके में 8 अफराद के जख्मी होने की इतला है। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंच चुकी हैं, इलाका घेरे में ले लिया गया है। अभी यह नहीं इल्म हो पा रहा कि धमाके की नौयत क्या है, धमाका किस वजह से हुआ, इसको या क्या डेटोनेट किया गया, क्या ये आईडी था, गैस सिलेंडर का धमाका था। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नूरुल आरफीन वहां पर मौजूद हैं। नूर साहब ये बताइएगा कि कुछ मालूम हो पाया है? पहले तो ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, इससे जख्मी कितने हैं, खुदा ना खास्ता कोई जान भाग भी हुआ है, वहां पर इस वक्त मनाजिर क्या देखने में आ रहे हैं? जी अली, ये कोयटा का इलाका है सरीना चौक, बलूचिस्तान हाईकोर्ट के सामने एक निजी होटल है जिसके अंदर ये धमाका हुआ है। ये धमाका पार्किंग के अंदर हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद गाड़ियों में आग भड़क उठी है। इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां भी उनको भी तलब कर लिया गया है। इस वक्त जो निजी होटल है उसके अंदर जो आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। धमाके में इस वक्त के करीब जो है जो अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि
8 के करीब जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिन्हें इस वक्त भी इमदाद फराहम की जा रही है। इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में ले रखे हैं और जो निजी होटल है उसके अंदर मीडिया या आम बंदे को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी अच्छा, ये जो 8 लोग जख्मी हैं ये होटल के ही लोग हैं या होटल के ही रेजिडेंट से वहां का अमला है जिनको जख्मी हुए हैं उस धमाके से? जी, ये धमाका अली इस कदर शदीद तक इसकी आवाज कोयटा के दूर दूर इलाकों तक सुनी गई है और इससे जो सड़क पर मौजूद लोग थे उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और अब ये फोर्सेस जो है इस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं कि धमाके में जो जख्मी अफराद हैं वो होटल के अंदर जो मौजूद थे पार्किंग के अंदर वो जख्मी हुए या जो सड़क पर जो राहगुजर थे वो भी गुजरे, जो यहाँ से गुजरे थे वो भी जख्मी हुए। हमारे साथ रहिएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया सर। कुछ आपके पास अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं इस धमाके की? ये धमाका किस नौयत का था और अब सूरत हाल क्या है? देखिए, धमाके की नौयत तो ये है कि दूर दूर तक जो है इसकी आवाज सुनी गई और ये सेरेना होटल है उसके पार्किंग में ये धमाका हुआ है। तो धमाका हुआ है, जाहिर है इसकी इतनी नौयत है तो उसमें कैजुअलिटीज हुए होंगे, लेकिन ये कि एग्जैक्ट जो सूरत हाल है उसका हम जायजा ले रहे हैं और जो ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, डेटा और डिटेल मेरे साथ आ जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, वैसे हो भी सकता है ये धमाका कोई हादसा भी हो या कोई दहशतगर्दी की अटेम्प्ट भी हो, लेकिन क्या वजह है शाहवानी साहब? पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाया जा चुका है, बलूचिस्तान में अभी भी गर्दनें कटती हैं, अभी भी ऐसे वाकयात हो जाते हैं। क्या वजह है बलूचिस्तान में वो अमन नहीं आके दे रहा जो बाकी पाकिस्तानी में है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अमन की सूरत हाल तो बहुत बेहतर है, बल्कि आपके अपने चैनल ने पिछले साल अक्टूबर में एक सर्वे कंडक्ट किया था और आप लोगों के अपने चैनल का जो है उन्होंने डिटेल शेयर किया था कि 53% जो है कंपैरेटिवली 20 है और बहुत अरसे ये फॉर्चुनेट धमाका जिक्र किया कि ये कोई धमाका भी हो सकता है, दहशतगर्दी का कोई वाकया भी हो सकता है और कोई और भी किसी नौयत का ब्लास्ट हो सकता है। तो सूरत हाल का हम जायजा ले रहे हैं और मजबूरी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शाहवानी साहब, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि इंसाफ किसे कहते हैं, उसकी एक मिसाल कल कायम हुई। अमेरिका में एक पुलिस एहलकार ने एक निहत्ते बेगुनाह स्याहफाम अमरीकी को मारा था। उसके बाद क्या हुआ और हमारे यहाँ जब कोई किसी को मारता है, खासतौर पर पुलिस वाला, तो फिर क्या होता है, उसका एक तकाबली जायजा भी लेंगे इस वक्फे के बाद। पाकिस्तान में ये होता है, पुलिस एहलकार दिन दहाड़े 4 अफराद को बच्चों के सामने कत्ल कर देते हैं, फिर हुक्मरान इंसाफ दिलाने के बुलंदोबांग दावे करते हैं, लेकिन अदालत से तमाम मुल्जिमान बरी हो जाते हैं और हुकूमत अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त तक दायर नहीं करते। पाकिस्तान में ये होता है कि पुलिस वाले एक ATM चुराने पर 15 बंदा मार देते हैं। पुलिस वाले ये पूछने पर मार देते हैं कि आपने मारना कहां से सीखा, और फिर मकतूल का बाप इन पुलिस वालों को माफ करने पर मजबूर हो जाता। एक गल करा मैं, मारोगे तो नहीं, पक्की गल है, उसी लोगों को मारना कि तो सीखे इंशाअल्लाह जी, मैं अल्लाह की रज़ा वास्ते उन्हें माफ कर दूंगा। पाकिस्तान में ये होता है कि नकीबुल्लाह महसूद नामी शख्स को कराची में जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। कत्ल का इल्जाम एक पुलिस अफसर पर लगाया जाता है, फिर रियासत नकीबुल्लाह महसूद के बाप को इंसाफ दिलाने के वादे करती है, फिर वो बाप अपने बेटे के कातलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार करते करते खुद मौत की आगोश में चला जाता है और कत्ल का मुल्जिम आजाद फिरता रहे। पाकिस्तान में ये होता है, लाहौर के इलाके मॉडल टाउन ने पुलिस एहलकार फायरिंग करके 14 अफराद को कत्ल कर देते हैं और केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच। ये आपने देखा इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान का अहवाल। अब आपको गैर इस्लामी मुल्क का अहवाल सुनाते हैं। उस मुल्क का नाम है अमरीका। यहाँ गुज़िश्ता बरस एक पुलिस एहलकार के हाथों एक स्याहफाम शख्स की हलाकत होती है, जिसके बाद अमरीकी इंतजामिया इस एहलकार के खिलाफ हरकत में आ जाती है। बेटी भाई को बचाने की बजाय मुल्जिम पुलिस एहलकार को बरतरफ कर दिया जाता है, उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अमरीकी माशरा इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होता है, पूरे अमरीका में एहतजाज शुरू हो जाता है। दीगर पुलिस एहलकार मुजाहिरीन के साथ शामिल हो जाते हैं। पुलिस एहलकार ने स्याहफाम शख्स की गर्दन पर घुटना रखकर इसे मारा था, इसलिए मुजाहिरीन अलामती तौर पर घुटनों के बल झुकते हैं। कई शहरों में पुलिस एहलकार भी मुजाहिरीन की तकलीद में बल झुक जाते हैं।
केस चलता है और जुर्म को 1 साल मुकम्मल होने से पहले इंसाफ कर दिया जाता है। जुर्म को 1 साल मुकम्मल होने से पहले केस का फैसला आ जाता है, पुलिस एहलकार को मुजरिम करार दे दिया जाता है और इसे 40 साल कैद का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इस इंसाफ की आड़ में कोई सियासी जमात नहीं आती, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती है, कोई ये नहीं कहता उठकर के मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। यहां तक कि मुजरिम खुद भी ये दलील लेने से इनकार करता है। इसके अपने पेटी भाई इसके खिलाफ टेस्टिमनी यानी इसके खिलाफ आके बयान देते हैं। किसी डॉक्टर्स, किसी मेडिकल लीगल सर्विस को टेम्पर नहीं किया जाता है, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। सरकारी डॉक्टर वही बयान देते हैं जो उन्होंने देखा और सुना होता है। इसके बरअक्स नाज़रीन, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अक्सर ऐसे लोग लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रिहाई पा जाते हैं। अमेरिका में जुर्म कोई भी करे नाज़रीन पाता है, जब पाकिस्तान में सजा नहीं मिलती, मुद्दई पर दबाव डालकर माफी मंगवा ली जाती है, सजा मिल जाती है तो बाद में अरबाब इख्तियार माफ कर देते हैं। मुकदमा चलता है तो अदालतों में साबित नहीं हो पाता। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होना चाहता है नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।